हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना टीचर अमरीक सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजो ट्रिप पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर लेसन के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, इस लेसन में से जो सबसे पहला टॉपिक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है द कंडीशंस फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब आपको दो इक्वेशंस गिवन होगी, दोनों इक्वेशन के अंदर आपने कंडीशन लगा के आपको ये चेक करना है कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। और तो इसका पहला है कंडीशंस फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसकी कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे मान लो आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, इस इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को हम देखकर कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं। मतलब x की और y की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक आएगी या एक से ज़्यादा आएगी। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होने वाले, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मतलब आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो पता लगा सकते हैं। और हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसका अगर ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो उसका ग्राफ किस शेप में आने वाला है। मतलब वहाँ पहले लाइनें आएंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी या ओवरलैप करेंगी लाइनें, वो हम पता लगा सकते हैं। तो क्या कंडीशन है, पहले हम देखेंगे कंडीशंस। तो इसमें तीन सिनेरियो बन सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन है पहली। यहां पर हम a1/a2 कोएफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का और कोएफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन का, इसका हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे और इसको b1 से कंपेयर करेंगे। यहां c1 से हमें कोई लेना देना नहीं इस कंडीशन में। तो c1 कुछ भी आए, चाहे सेम आए चाहे अलग अलग आए, हमें कोई मतलब नहीं बनता। जैसे अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे? यहां आएंगे यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। तो मतलब यहां पर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और y की भी एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो वन यूनिक सॉल्यूशन आएंगे यहां पर। और लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या होंगे? यहां पर होंगे कंसिस्टेंट। इसे बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट। मतलब यहां पर आंसर निकलेगा, x और y का आंसर निकलेगा, कुछ भी आए बट निकलेगा। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। और अगर मैं इसको और इस लाइनों को अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाऊंगा तो लाइनें हमारी कैसे कुछ दिखेगी? वो लाइनें ऐसे देखिए, जैसे एक लाइन सपोज इधर जा रही है, इस लाइन का नाम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो L1 हमने नाम ले लिया, और एक दूसरी लाइन है ये ऐसे, ये दोनों लाइन इसका नाम L2 ले लेते हैं। मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा इसकी और इसकी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मीट करेंगे और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। सपोज x की वैल्यू 3 आ गई या 5 आ गई, कुछ भी आ सकती है यहाँ पर। तो मतलब एक x और एक y की वैल्यू डेफिनेटली निकलेगी, इसका मतलब ये। क्लियर हो गया? तो अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? अगर इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो। देखो, अगर एक पहला वाला कंडीशन इक्वल नहीं आया तो हमने दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले दो इक्वल आते हैं तब हम तीसरी कंडीशन भी चेक करेंगे। तो हो सकता है तीसरी कंडीशन भी इक्वल आ जाए, c1/c2 हो सकता है ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल आती हैं तो इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलने वाले हैं? इसका मतलब इट हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकलने वाले हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहां x के बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं और y के भी बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे होंगे? तो यहां पर भी कंसिस्टेंट होंगे। अब आप बोलोगे सर कंसिस्टेंट ये भी था, कंसिस्टेंट ये भी है। तो एग्जैक्टली कंसिस्टेंट का मतलब आंसर निकल रहा है, लेकिन इस केस में कंसिस्टेंट के साथ हम लिखेंगे डिपेंडेंट।
तो अब बोलोगे सर कंसिस्टेंट यहाँ पर भी है, कंसिस्टेंट यहाँ पर भी है, तो इस केस में कंसिस्टेंट के साथ लिखेंगे हम डिपेंडेंट। कब? जब ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C इक्वल टू C1/C2, जब तीनों रेशियो इक्वल आए तब। और यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो सपोज इसका ग्राफ आया ये AB और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो वो लाइन इस लाइन के ऊपर ही आएगी, उसका नाम ले लेते हैं सपोज CD। तो यहां पर दो लाइनें, एक AB लाइन सेगमेंट है और एक CD लाइन सेगमेंट है। अब ये देखो, इसका मतलब यहां पर कितने पॉइंट कॉमन है, 1 2 3 4 5 6, यहां से ये जितने पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं इनफाइनिटली, ये सारे के सारे पॉइंट AB लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और CD लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कितने कॉमन पॉइंट्स है AB और CD लाइन के अंदर, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसलिए ये कंडीशन आएगी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? आपको एग्जाम में बच्चों चाहे सिर्फ ये पूछा जाए तब भी आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर ये पूछा जाए तब भी ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और आपका ग्राफ ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा तो भी आपको ये कंडीशन देख के आप पता लगा सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो क्या कंडीशन होती है? यहां पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे, यहां निकलेगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करूंगा तो मेरा x के साथ x ही कट जाएगा, x ही गायब हो जाएगा मेरी इक्वेशन में से, या y को सॉल्व करूंगा तो y ही गायब हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर नो सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे क्योंकि यहां कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये लाइनों को ग्राफ बनाने पर मेरे को कैसे दिखेगा? ये दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल दिखेंगी। मान लो एक लाइन का नाम है हमारा PQ और दूसरी लाइन का नाम है MN। तो इन दोनों लाइनों को जितना मर्जी मैं एक्सटेंड कर लूं ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, और जब मीट नहीं करेंगे तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। तो क्लियर? अब इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन 2 से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन में से आ सकता है, जो क्वेश्चन मैं अभी कुछ करवाने वाला हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए अब चलते हैं, इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर दो इक्वेशंस गिवन है, x माइनस ky इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस। तो ये दो इक्वेशंस है, इसको आपने ये बताना है कि k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या गिवन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले आपको क्या करना है? A1/A2 का रेशियो, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालना आपने। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? पहले A1/A2 का रेशियो निकालेंगे। A1 की वैल्यू क्या है? यहाँ x का कोएफिशिएंट A1 होता है तो 1 ओवर x2 का कोएफिशिएंट कितना? 3 है, तो यह आएगा 1/3। इसी तरीके से B1/B2 निकालेंगे, तो B1 क्या आता है? y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट कितना? -k ओवर B2 मतलब इस y का कोएफिशिएंट, इस y का कोएफिशिएंट क्या? +2, तो हम 2 लिखेंगे। तो अब करना क्या है इसको? अब लिखो फॉर क्या कंडीशन गिवन है? इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको? A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन होती है। तो A1/A2 की वैल्यू क्या है? 1/3 है, इसको पुट कर दो। शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, B1 की वैल्यू -k ओवर 2 है, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी? तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये जाएगा 2/3 इज इक्वल टू -k इज नॉट इक्वल टू -k, सॉरी। तो अब ये माइनस भी उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3। तो दिस इज माई आंसर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन लाना है इस इक्वेशन में तो k की वैल्यू
-2/3 नहीं हो सकती। इसके अलावा के की वैल्यू कुछ भी हो तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? सिर्फ के की वैल्यू -2/3 के केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, बाकी हर केस में के की सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर है के शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसाइड लाइंस। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, और उसने कंडीशन दी है यहाँ पर कोइंसाइड लाइन्स है। कोइंसाइड लाइन्स मतलब दोनों लाइनें ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। क्लियर? तो यहाँ के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? वही जो पहले किया था A1/A2 का रेशियो। तो आप लिखो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पहले लिखो हेयर A1/A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 x का कोएफिशिएंट होता है तो x का कोएफिशिएंट 1 है और A2 1/2 है। x2 की वैल्यू, x2 का कोएफिशिएंट 2 है तो A1/A2 1/2 हो गया। इसी तरीके से B1/B2, तो B1 y का कोएफिशिएंट होता है कितना है? 2, और y2 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? k। और इसी तरीके से C1/C2 निकालेंगे तो C1 मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है? 7 है, और कांस्टेंट यहाँ पर कितना? 14 है। तो इसको कटिंग करके 1/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आएगा 1/2। तो C1/C2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब कोइंसाइड लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? A1/A2 अब लिखो इसका रीजन फॉर कौन सी लाइन्स है? कोइंसाइड लाइन्स। फॉर कोइंसाइड लाइन्स, कोइंसाइड लाइन्स का कंडीशन क्या होनी चाहिए? A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 शुड बी इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि मतलब यहाँ पर तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये इसको लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू B1/B2 कितना हो गया? 2/k इज इक्वल टू C1/C2 की वैल्यू क्या कितनी होगी? 1/2। तो अगर इन दोनों को मैं यूज करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 2/k। तो k इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी, और 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये कोइंसाइड वैल्यू तभी हो सकती है, लाइंस तभी हो सकती है अगर k की वैल्यू 4 आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द कंडीशन फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन इसको करना कैसे? अगेन आपको पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या ये कंडीशन मैच कर रही है? तो उसके अकॉर्डिंगली हमने निकालना है। तो पहले क्या करना है? पहले लिखो सॉल्यूशन के लिए, पहले अगेन लिखो हेयर, यहां पर A1/A2 की वैल्यू निकालो। तो A1 क्या हो गया? x की कोएफिशिएंट a माइनस बी। ये A1/A2, A2 की वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट कितना है? a। तो A1/A2 हो गया। अब B1/B2, b क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो B1/B2। तो यहां पर क्या है? b लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस a प्लस बी। तो B1/B2 कितना होगा? माइनस b, क्योंकि यहां पर प्लस इस साइड राइट साइड में, तो उसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये पूरी टर्म माइनस में ऐसे आ जाएगी। तो B1/B2, B1 ये हुआ, B2 कितना हुआ? माइनस b। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? a प्लस b/b। तो B1/B2 इतना होगा। अब C1/C2, C1/C2। अब देखो तो C1 क्या है? C मतलब कांस्टेंट टर्म। तो इस यहाँ पर ये x वाली टर्म आ गई, ये y वाली टर्म आ गई, बट कांस्टेंट टर्म तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, +0 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर C1 की वैल्यू होगी 0 अपॉन इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? जिसके साथ x या y ना हो। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो इस टर्म के साथ x या y नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म हुई। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी? c। तो अब लिखो फॉर नो सॉल्यूशन, हमें क्या चाहिए? A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2। ठीक है?
बट नॉट इक्वल टू C1/C2, हमें ये चाहिए। क्लियर? तो हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो A1/A2 की वैल्यू पुट करो। A1/A2 की वैल्यू कितनी है? A माइनस बी ओवर A/A2 हो गया, इस इक्वल टू B1/B2 कितना हो गया? B1/B2 की वैल्यू होगी A प्लस बी ओवर B। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा AB माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर प्लस AB। अब इधर भी AB है, इधर भी AB है, तो AB से AB कट जाएगा। ओके, तब क्या करना है? A स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये B माइनस बी उधर जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचेगा A स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंडीशन हुई। तो नो सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन में ये चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। तो B1/B2 की वैल्यू कितनी थी? A प्लस बी ओवर B शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। C1/C2 की वैल्यू कितनी? 0.3, 0.c। तो अब ये B इधर जाकर 0 हो जाएगा और ये C इधर चले जाएगा, इज इक्वल टू B टाइम 0 मतलब 0 हो गया। तो इसका मतलब यह नॉट इक्वल टू था, तो नॉट इक्वल आएगा। अब इसका मतलब C की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो A प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली या इनमें से एक कंडीशन। क्लियर? तो अब फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? फाइनल आंसर लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशंस तो फाइनल आंसर लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन For no solution we have A square plus B square is equal to 0 होना चाहिए and C should not be equal to 0 और A plus B should not be equal to 0। तो ये हमारी कंडीशन होगी, तो उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर? देखो, देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, बट इसको इसी तरीके से करोगे तो ही नंबर मिलेंगे आपको। इज दैट क्लियर? तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ले लेते हैं। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। इस बार फिर से उसने पूछ लिया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, बट तो इक्वेशंस क्या है? 3x माइनस A प्लस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 2b माइनस 1 एंड 5x प्लस 1 माइनस 2a टाइम्स y इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने को पूछी गई है। तो सॉल्यूशंस A1/A2 हो गया हमारे पास 3/5। इसी तरीके से B1/B2 कितना हो गया? B1 क्या था? y का कोफिशिएंट कितना था? माइनस A प्लस 1 टाइम्स नीचे आ जाएगा अपॉन B2 की वैल्यू कितने? ये थी, तो 1 माइनस 2a, तो B1/B2 हो गया। इसी तरीके से C1/C2, C1 क्या है? कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर भी राइट साइड है, तो हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड में दिए इक्वल टू गए तो हम सीधा लिख देंगे बिना साइन से चेंज किए। तो यहाँ था 2b माइनस 1 ओवर यहाँ पर क्या था? 3b। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट टर्म एक साइड में तो राइट साइड गिवन है और एक साइड में अगर लेफ्ट साइड गिवन है इस तरीके से मान लो, तो यहां पर क्या है? कांस्टेंट टर्म एक साइड तो इक्वल टू के राइट साइड है, एक साइड लेफ्ट साइड है, तो उस केस में आपने क्या करना है? या तो इसको उधर ले जाओ तो उसकी वैल्यू लिख दो ऐसे, या फिर इसको इधर ले जाओ और इसको इस तरीके से वैल्यू लिख दो। तो लेकिन अगर दोनों ही राइट साइड पे, जैसे यहां पर इक्वल टू के राइट साइड है और इस साइड में सपोज ये इक्वल टू यहां पर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ राइट साइड है या कांस्टेंट ऑफ राइट साइड है, तो इस दिस ओवर दिस सीधा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये हमने पहले निकाल देना। अब क्या बोलता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब लिखो कंडीशन फॉर
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन है मेरे पास, a1 अपॉन a2 सब वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर 1 माइनस 2a इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कितना हो गया, 2b माइनस 1 ओवर 3b। तो यहाँ पर क्या करना आपने, तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्योंकि a और b की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम इन दोनों की इक्वेट कर देंगे, इससे एक a निकल आएगा, फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इससे b निकल आएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को यूज़ करेंगे, इन दोनों को यूज़ करके इससे a की वैल्यू निकल आएगी। तो कितना आ जाएगा, 3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 माइनस 2a इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 टाइम्स a प्लस 1। तो ब्रैकेट ओपन करो, 3 माइनस 3 2 से 6 हो गया इज इक्वल टू ये -5a माइनस प्लस माइनस 5। तो अब a वाली टर्म सीधा ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा इधर, 5a माइनस 6a इज इक्वल टू -5 माइनस 3। तो इधर आ जाएगा -a इज इक्वल टू -8। तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या करनी है, अब हमने इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 3/5 इज इक्वल टू 2b माइनस 1 ओवर 3b। तो हमने इन दोनों को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9b इज इक्वल टू 5 2 10b माइनस 5 1 5। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब b वाले टर्म इधर ले आते हैं, 9b माइनस 10b इज इक्वल टू -5। तो ये आ जाएगा -b इज इक्वल टू -5। तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर। तो हमारी a की वैल्यू 8 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीपल टाइम्स वो एग्जाम में आ चुके हैं। तो बच्चों हर एक टाइप का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने मेरे इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो ये समझ लो कि ये लेसन आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर फुल नंबर मिलने कन्फर्म हो जाएंगे। तो अब चलते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक क्वेश्चन आएगा सॉल्व ग्राफिकली। अब दो इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन होगी, आपको पूछा जाएगा कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, ग्राफिकली सॉल्व करना दो इक्वेशंस को या एल्जेब्रिकली। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है इसलिए मैं आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहले पार्ट में आपको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है उस टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके एल्जेब्रिकली तो दो सेट ऑफ इक्वेशन गिवन होंगी, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो इस क्वेश्चन पे हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है उसको भी आपको बता दूंगा। क्लियर। और वर्ड इक्वेशन के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें वर्ड इक्वेशन ही वर्ड इक्वेशन होंगी, ताकि मैं इस लेसन को पूरा कवर कर दूं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा कवर करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या करना आपने, इसकी दो वैल्यूज निकालनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और दूसरी पार्ट व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे एक जगह लिखो x, एक जगह लिखो y। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। और दूसरे पार्ट में जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए भी निकाल देंगे। फॉर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 5y ओवर 2। अब क्या करना है आपने, y की वैल्यू पुट करते जाना और x की वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, व्हेन
y इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली करना है, जब डिनोमिनेटर हो y की वैल्यू ऐसे ज्यूम करनी है, वो वैल्यू पुट कर सकते हो ताकि ये पूरा का पूरा x की वैल्यू होल नंबर में आए, क्योंकि अगर डेसिमल में आएगा तो वहाँ पर कई बार प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है और बच्चों को एक तो टाइम भी लगता है और वहाँ पर गलती होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसलिए पहले कैलकुलेशन मेंटली कर लेना। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 5 टाइम्स 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो 7 डिवाइड बाई 2 तो डेसिमल में आएगा, तो वो डेसिमल को प्लॉट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई और वैल्यू पुट करके y की वैल्यू 2 पुट करके 5 2 10 हो गया। तो अगर y की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो x कितना हो जाएगा मेरे पास, तो इधर हो गया x की वैल्यू 12 माइनस 5 टाइम्स y की वैल्यू 2 पुट की थी अपॉन 2। तो हमने क्या किया, y माइनस 5y ओवर 2, तो y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो कितना आ गया, ये आ गया। तो इधर आएगा 12 माइनस 5 2 10 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 मतलब 1। इसी तरीके से सेकंड एक और ले लेंगे। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी जाएगी, 12 माइनस 5 टाइम्स 0 अपॉन 2, y की वैल्यू ने 0 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास टेबल कैसे आएगा, टेबल ऐसे बनेगा, एक जगह x y, जब x की वैल्यू आपकी 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और जब दूसरी y की वैल्यू 0 पुट की थी, y की वैल्यू 0 पुट की थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 6। तो ये हमारे पास दो टेबल आ गए। अब दोनों टेबल को ग्राफ में प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। पहले x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, यहाँ पर 3 है, x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो x को 6 प्लॉट करो, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले चलो, 1 2 3 4 5 6 7, और x की वैल्यू नेगेटिव तक कहाँ तक है, कहीं नहीं है, तो नेगेटिव कुछ हद तक लिख लेते हैं, 1 2 3, चलो थोड़ा सिमेट्रिकल दिखेगा इसलिए हमने ले लिया। अब y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, यहाँ 3 तक जा रही है, यहाँ तक 2 तक जा रही है, तो 1 2 3 4, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए -1 -2 -3, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो तो जो x एक्सिस है इसको नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, आपने जो x एक्सिस है इसको जो नेगेटिव साइड है, यहाँ एक डॉट लगाओ, इसको लिखो कैपिटल X और डैश, तो ये x डैश लिखने, इस साइड पॉजिटिव साइड कैपिटल X, ऐसे ही पॉजिटिव y की साइड आप कैपिटल Y लिखो और नीचे y डैश। तो नेगेटिव साइड को डैश ले लो और पॉजिटिव साइड को सिर्फ y कैपिटल Y से, या इसकी जगह आप x एक्सिस या y एक्सिस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये प्लॉट कैसे करना है, इस x के फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, तो x की वैल्यू 0,3, तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को कैसे मार्क करना बच्चों, देखो कई बच्चे या तो इस डॉट को बहुत बड़ा बनाते हैं ऐसे करके, जो कि गलत है। अगर आप सिर्फ छोटा सा डॉट बनाओगे तो हो सकता है वो डॉट कई बार टीचर को दिखे ही ना कि पॉइंट कहाँ लगाया आपने, तो आपने क्या करना होता है, एक छोटा सा डॉट लगा के उसको छोटा सा सर्कल कर दिया करो। तो इससे क्या होगा, सर्कल तो क्लियर विजिबल हो जाएगा और सर्कल के अंदर छोटा सा डॉट भी टीचर को क्लियरली दिखेगा। अगर आपने डॉट इतना बड़ा बना दिया तो यहाँ से कम 2-3 बॉक्सेस चौड़ा तो आपका डॉट ही हो जाएगा, डॉट मतलब 2-3 मिलीमीटर चौड़ा तो आपका डॉट ही हो जाएगा, और अगर डॉट इतना मोटा हो जाएगा तो एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी आपके ग्राफ की। तो आपने क्या करना है, कैसे मार्क करना है आपने, जैसे 0,3 था तो 0,3 इसको डॉट लगाना छोटा सा और इसको सर्कल कर देना, तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही 3,0 तो ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करके आपने ग्राफ बना देना है। तो ये मेरी क्वेश्चन आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन आई ये इस लाइन की ग्राफ है या इस लाइन का ग्राफ है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिखनी है। तो x + y इज इक्वल टू 3, तो x + y इज इक्वल टू 3 इसके ऊपर लिख दिया। अब ऐसे ही इसको प्लॉट करते हैं, 1,2 था तो 1,2, तो ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट को सर्कल कर दिया, और साथ में 6,0 था, 6,0 तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको प्लॉट करके हम लोग ये पॉइंट आ गया। अब इस लाइन के ऊपर भी ये क्वेश्चन लिख देनी है, जो खाली जगह वहाँ पर लिखो 2x + 5y इज इक्वल टू 2, तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है,
तो क्वेश्चन पूछा है शेड द एरिया बाउंडेड बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो आपने क्या करना है, ये दोनों लाइनें जो है ये और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो जो ट्राइंगल इन तीनों के अंदर जो फॉर्म कर रहा है उस ट्राइंगल को शेड कर देना है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मेरा ट्राइंगल शेड हो गया जो दोनों लाइनों के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में पूछा गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। ये तो ट्राइंगल बना है, इसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो इसके वर्टिसेस क्या हुआ, एक पॉइंट तो ये हुआ, कौन सा पॉइंट था 1,2, दूसरा पॉइंट ये था 3 वाला 3,0 और दूसरा 6,0। तो आपने क्या लिखना है देयरफॉर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इस फर्स्ट पार्ट के आंसर कर दिया हमने। अब सेकंड पार्ट के लिए हम चलो यहाँ लिख देते हैं सेकंड पार्ट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर कौन कौन से, फर्स्ट आ गया 3,0, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,0 एंड थर्ड पॉइंट क्या है ये 1,2। तो ये आपके तीनों वर्टिसेस के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि किसको किस मेथड से करना है। आपके पास कौन कौन से मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर मैंने आपको जानबूझ के मैंने डेसिमल वाला क्वेश्चन लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ऐसा डेसिमल पे आए तो देख के घबराना नहीं है, कैसे करना है। तो इसको बड़ा इजी कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, डेसिमल पर सिंगल डिजिट, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तीनों में ऐसे ही है, नीचे भी इसी तरीके से ही है। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, लिखो पहले। तो सॉल्यूशन करने के लिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई both sides of two equations by 10। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड दोनों इक्वेशन का 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो डेसिमल एक प्लेस राइट से चलेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, इसका डेसिमल एक प्लेस इधर चले जाएगा तो 13 बचेगा। तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या था, ये 4 का डेसिमल इधर चले जाएगा तो 4x प्लस 0.5 का डेसिमल इधर चले जाएगा 5 के बाद, तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू 23। देखो, तो आप लोग डेसिमल से अभी घबरा रहे थे, तो डेसिमल से आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करके बोथ साइड से बाय 10 करके आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करना है, इसमें से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं और ये वाली क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस ये 3y उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 3y ओवर 2। तो इसको ले ले इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो x की वैल्यू आई, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देंगे। तो 2 क्या कहता है, x को रिप्लेस कर देना इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, वैसे ही लिखो, टाइम्स x की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये क्वेश्चन है कि अब क्या करना है, ये 2 4 के साथ कटिंग हो जाएगी तो 2 बचेगा, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, 13 2 कितना होगा 26 माइनस 3 2 6, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इसको सॉल्व करेंगे, 26 उधर ले जाते हैं तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस y इज इक्वल टू 23, 26 हो जाएगा माइनस 26। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस y की वैल्यू होगी -3, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2।
तो 2 क्या कहता है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स y, y की वैल्यू 3 पुट कर दो अपॉन 2। तो हमने क्या किया, इस y की जगह 3 पुट कर दिया, तो -3 वैसे लिखा, और ये y की जगह हमने ये 3 लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 9/2, तो कितना आ जाएगा ये 4/2, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्लियर। इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने क्या किया, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दूसरी इक्वेशन में। क्लियर। तो इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया। तो इस टाइप को जब सॉल्व करते हैं इसे कहते हैं अलजेब्रिकली सॉल्व करना। ठीक है। तो पहले जो मेथड किया था वो था ग्राफिकली सॉल्व करना, और इस मेथड को हम कहते हैं अलजेब्रिकली सॉल्व करना, जिसमें हम कैलकुलेशन के थ्रू x और y निकालते हैं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व अलजेब्रिकली फॉर x एंड y। आपके पास 2 इक्वेशन गिवन होगी। अब बोलोगे सर यहाँ पर देखो इक्वेशन इतनी खतरनाक है, अगर ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में आ जाए तो हमारा आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। नहीं बच्चों, इसको ध्यान से देखो। अब देखो, ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर जो था 217, वो x का कोएफिशिएंट यहाँ चलेगा 217 y के साथ, और जो फर्स्ट इक्वेशन y का कोएफिशिएंट था 131, वो इधर जाके x के साथ चलेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इसका x का कोएफिशिएंट y के साथ चले दूसरी इक्वेशन में, और y का कोएफिशिएंट पहली दूसरी इक्वेशन में x के साथ चले जाए, तो इसका मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा इजी हो जाएगा। अगर बिना ट्रिक के आप सॉल्व करोगे तो इसकी कैलकुलेशन वाकई बहुत खतरनाक हो जाएगी। करना कैसे, पहले दोनों इक्वेशन को नंबरिंग दे दो। जैसे हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने पहले नंबरिंग दे दी। अब क्या करना, दोनों इक्वेशन को पहले आपने ऐड करना है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो हम कैसे लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और दूसरी इक्वेशन हो गई 131x 217y इज इक्वल टू 827। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या आएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा, 7 + 1 8, 3 + 1 4 एंड 2 + 1 3, 348x प्लस इसको भी आएगा 348, y इज इक्वल टू 7 + 3 0 1 2 2 4 1740। अब क्या करना है, यहाँ 348x 348 कॉमन है, 348 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा x + y इज इक्वल टू 1740, और x + y हो जाएगा हमारे पास, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके 1740 डिवाइड बाय 348, ये हमेशा इसके साथ कटिंग हो जाएगी, तो कटिंग करके आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास आया x + y इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास पहली। अब दूसरी इक्वेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन लिखो अगेन। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। तो आपने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन लिखी, अब दूसरी इक्वेशन लिखो। कितना आया, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, तो 86x माइनस 86y इज इक्वल टू, इसको माइनस करके 86 बचा। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई x माइनस y इज इक्वल टू, ये 86 कॉमन था, उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई। अब देखो, जो हमारे पास इक्वेशन इतनी खतरनाक दिख रही थी, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके लिख दिया x + y इज इक्वल टू 5 और x - y इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 5 एंड x - y इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को प्लस करने पर इक्वेशन को x + x 2x हो गया इज इक्वल टू 5 + 1 6 हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड करके आ जाएगा, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू, तो 3 इधर जाकर माइनस होगा 2। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब देखो, इस तरीके से हमने x और y को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। बच्चों ये क्वेश्चन, आई होप बच्चों आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो इस लेसन से रिलेटेड, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो।
हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं, अब कल हम इसी लेसन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thanks for watching our video.